check. Check. हेलो एवरीवन गाइज, माय नेम इज़ विनीत कांकरिया। सो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आपको कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट में जहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में चल रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपने कई सारा डेटा कलेक्ट किया। अब डेटा तो कलेक्ट हो गया है, लेकिन उस पर क्या वो टूल्स अप्लाई करें सो दैट हम अपने फाइंडिंग, अपने कंक्लूजन तक पहुंच सके कि यार वो इतना वाइड, इतना ह्यूज डेटा हमें एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो हम निकालते बाय यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स। और उस टूल्स की शुरुआत आज से हम करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में बस मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स होता कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका पर्पस क्या है। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि कौन से टाइप्स ऑफ डेटा होता है जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया उसके रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल हमने देखा था, टेबुलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म में भी अलग अलग चीज़ें। सो गाइस, ओवरऑल एक टर्मिनोलॉजी बेस्ड टॉपिक था पिछला क्लास। आज एक्चुअल वो जो वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स है दोस्तों, उसको कैसे यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, किस टाइप के डेटा में क्या टूल है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मैं सब बताऊंगा। इत्मीनान से बने रहो दोस्तों। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्चुअल न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक, है ना। सो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स तो आपने पिछली क्लास में देख लिया, लेकिन एक्चुअल न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक जो है उसका, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सॉरी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो कई लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल फैमिलियर लग रहा होगा, कई लोगों के लिए नया होगा, लेकिन जब मैं इसके टूल्स बता दूंगा आपको लगेगा अरे हाँ सर, ये तो सुना सुना लग रहा है। सो गाइज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या, आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, राइट, बट वो ह्यूज डेटा एग्जैक्टली आपको बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, वो देखने के लिए आप हर एक वैल्यू से नहीं जजमेंट ले सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल गाइज, मेरे पास मान लो एक कंपनी है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, वो मैं अभी कंफ्यूज हूँ, और इसलिए मैंने क्या किया ना, उस कंपनी के लास्ट 20 क्वार्टर्स का प्रॉफिट या लॉस एनालिसिस किया। पिछले 20 क्वार्टर में उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो मैंने देखा। तो कई सारे क्वार्टर में यार उसका प्रॉफिट अच्छा दिख रहा था, मान लो फर्स्ट क्वार्टर में 25 करोड़, सारी फिगर्स करोड़ में मान लो, है ना। सेकंड का क्वार्टर में 14 करोड़, थर्ड क्वार्टर में 23 करोड़, देन फोर्थ क्वार्टर में 29 करोड़ का लॉस भी हुआ। ये निगेटिव साइन यानी लॉस, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे उसने थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होगा तो उसको लॉस दिख रहा है। यहाँ पे 30 करोड़ का लॉस, यहाँ पे वापस 35 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब यार ओवरऑल समझ नहीं रहा। अगर मैं इंडिविजुअल डेटा देखूँ तो कोई डेटा देख के लग रहा है क्योंकि कंपनी रियली बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कोई डेटा देख के लग रहा है कि यार कंपनी थोड़ा सा स्लैक चल रही है ना, फेल हो रही है। सो यार अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क चल रहा है, क्या करूँ यार, इन्वेस्ट करूँ कि नहीं। तो यार अब इंडिविजुअल आप ही देख लो। अगर कोई भी मूवी अगर आप देखने गए, मान लो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स देखने गए, अब तक आपने देखा नहीं, आपके 10 दोस्त देख कर आए मूवी, अब आप हर एक को पूछ रहे हो, हर एक का ओपिनियन अलग होगा ना। किसी के लिए यार वो मूवी में उसका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस है, उसको फर्क नहीं पड़ता स्टोरी किधर भी उसको मजा आया क्योंकि उसका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस दिख गए, ठीक है। किसी को भाई स्टोरी से मतलब है, सिर्फ उसको स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने उसको मूवी बकवास लगी, वेस्ट ऑफ मनी लगी। तो यार हर एक की ओपिनियन अलग होती है ना, हर एक से पूछोगे तो आप आखिर तक वो मूवी देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि कोई बोल रहा है यार मस्ट वॉच है, कोई बोल रहा है बिल्कुल मत जा, वेस्ट ऑफ मनी है। यहाँ पर भी कोई वैल्यूज देख के, कोई प्रॉफिट को देख के लग रहा है यार कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, किसी प्रॉफिट को देख के लग रहा है यार कंपनी बर्बाद हो रही है। सो करे क्या। सो गाइस पता है हम क्या करते हैं, उस पूरे डेटा की एक सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझो, इस पूरे डेटा की हम एक सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, एंड दैट सेंट्रल वैल्यू गाइज, वो सेंट्रल वैल्यू हमें जो इंडिकेशन देगी वो हम फाइनल करते हैं। मतलब मान लो 10 में से 8 दोस्तों ने बोला जा, 2 ने बोला मत जा। अब अगर मैं इंडिविजुअली सोचूं तो मेरे पास जा का भी ऑप्शन है मूवी के लिए और मत जा का भी ऑप्शन है मूवी के लिए। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा गाइज, उस पूरे डेटा से 10 में से 8 ने हाँ बोला, 2 ने ना बोला है ना, तो मैं एक वैल्यू निकालूंगा। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो वैल्यू मुझे जो इंडिकेशन देगी मैं वो काम करूंगा। अगर वो बोलेगा जा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। उसी तरह गाइज इस सारे डेटा का मैं एक सेंट्रल वैल्यू निकालूंगा, और वो सेंट्रल वैल्यू मुझे क्या बोलती है उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी वैल्यूज है, तो ऐसी 3 टाइप्स की वैल्यूज है दोस्तों। देर आर 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू जिसको हम सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं। और एक है सबसे पहले मीन, जिसको अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है। दूसरा है मीडियन, एंड गाइस तीसरा है मोड। यस, आप इन तीनों में से कोई भी वैल्यू निकालो उसको सेंट्रल वैल्यू बोलेंगे। आप इस पूरे डेटा का मीन भी निकाल सकते हो, इस पूरे डेटा का मीडियन भी निकाल सकते हो, इस पूरे डेटा का मोड भी निकाल सकते हो, ठीक है। और वो जो मीन या मीडियन या मोड जो भी आपने निकाला, वो आपको जो इंडिकेशन देगा ना, पॉजिटिव और निगेटिव, उससे आप डिसाइड करोगे कि अपना जजमेंट, अपना डिसीजन क्या होना चाहिए, ठीक है। सो गाइज आज जो पहला टूल हम सीख रहे हैं वो है कि कैसे आप
यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल टूल पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यार देखो, हमारी इतने करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना। तो हमने सब कुछ ऐसा नहीं ना कि मान लो कहीं अमेरिका में एक मीटिंग चल रही है तो हम सारे के सारे इंडियन 130 140 करोड़ इंडियन उस मीटिंग को अटेंड करने निकल गए। नहीं, हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया, वो जाएगा वहाँ पे मीटिंग अटेंड करेगा और हमारे बिहाफ में डिसीजन लेगा। तो गाइज वही चीज़ है यहाँ पर भी। अगर मुझे इतना सारा डेटा है जो हर अलग अलग जगह खींच रहा है, मुझे समझ नहीं रहा है क्या करूँ, तो एक फाइनल कंक्लूजन पे आने के लिए मैंने उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू निकाली। रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू जिसको बोला जाता है सेंट्रल वैल्यू, दैट कैन बी इधर मीन और मीडियन और मोड। चमका, क्योंकि देखो यार, मेरा मानना है जब तक आप उस टॉपिक को पूरा शिद्दत से डेप्थ तक नहीं समझोगे ना, यार ये टॉपिक हम सीख क्यों रहे हैं, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और एक बार समझ गया कि अच्छा इसका सीखने का ये मतलब है, ये पर्पज़ है, तो फिर गाइज आप इस टॉपिक में कमाल कर दोगे, बवाल कर दोगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। तो पहला चीज़ जो हम सीख रहे हैं कि हमें किसी भी डेटा से उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालना है, मतलब मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। अब वो मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं हम देखेंगे। और आपने देखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो इन तीनों के लिए हम ये तीनों चीजें सीखेंगे। तो आज के सेशन में गाइज हम सीखने वाले हैं मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, मीन फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो चलो बिना किसी देरी के गाइज लेट्स स्टार्ट। सो और एक सेकंड, just a second. हाँ, सो गाइज आ जाओ फटाफट से। तो अब मैंने कहा आपको मीन देखना है फॉर इंडिविजुअल सीरीज। तो सबसे पहले देखो इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज मतलब आपको मालूम है ना, लास्ट लेक्चर में सारी टर्मिनोलॉजी मैंने मेंशन की है, क्या होता है अनग्रुप, क्या होता है ग्रुप, क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज, राइट। तो ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई है दोस्तों। तो देखो, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज देखना है मतलब क्या होगा, आपका डेटा होगा इस तरह से 2 8 5 6 9। मान लो मैंने 5 स्टूडेंट है, उनके आउट ऑफ 10 एक एग्जाम ली कि भाई 10 में से मैंने आपकी एक टेस्ट ली है, उन पांचों स्टूडेंट को इस तरह से मार्क मिले। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इन पांचों का मिला के एवरेज क्या। ठीक है, मीन मतलब क्या होता है गाइस, सिंपल एवरेज। मीन मतलब सिंपल एवरेज, इसको अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है। तो अब देखो, सबसे पहले अगर मुझे इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन निकालना है, मीन कैसे रिप्रेजेंट होता है। सो मीन का रिप्रेजेंटेशन होता है ये एक्स बार, एक्स बार। तो पता है एक्स बार फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी जब आएगी तब उसकी बात करेंगे, लेकिन एक्स बार फॉर इंडिविजुअल सीरीज होता है समेशन एक्स अपॉन एन, राइट। समेशन एक्स अपॉन एन। अब गाइज इनको समझो, समेशन मतलब क्या, एडिशन यार, ये समेशन का सिंबल होता है, राइट। ये जो सिंबल है ये समेशन का सिंबल होता है, सम का। सम यानी एडिशन किसकी, एक्स की। पता है ये सारे एलिमेंट एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स की वैल्यूज। तो इन सब का सम ले लो, इन सब का सम ले लो, और नीचे जो एन है गाइज, वो एन मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जितने भी एलिमेंट है उससे डिवाइड कर लो, 5 है तो 5, अगर 6 होते तो 6 की 6 एलिमेंट का सम लेता, डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब देख लो क्या हुआ, 10 और 5 15, 15 और 15 30 बराबर 15, बराबर हुआ है 10 15 और ये 15, 30 अपॉन 5, क्या आंसर आया 6। तो गाइज इस पूरे डेटा का अरिथमेटिक मीन क्या निकला 6, मीन क्या निकला, सिंपल एवरेज क्या निकला 6। इसका मतलब मेरे क्लास का ऑन एन एवरेज रिजल्ट कितना लगा है। अब कोई बच्चा देखूँ तो मेरे को तो बहुत अच्छा दिख रहा है यार, 9 आउट ऑफ 10, मुझे लग रहा है सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कोई बच्चा देखूँ तो एकदम गधा दिख रहा है, 2 ही मिल रहा है 10 में से, मुझे लग रहा है अरे क्या कर रहे हैं, इतना पढ़ा रहा हूँ मैं फिर भी मार्क्स नहीं ला रहे। तो यार ऐसा थोड़ी होगा ना, एक एक को देखकर मैं जजमेंट नहीं ले पा रहा हूँ कि यार बच्चा अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने ऑन एन एवरेज क्या किया, एक मीन निकाला, जो कि ये फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज का। और इस फॉर्मूला ने मुझे बोला कि ऑन एन एवरेज भाई तेरे क्लास में बच्चा 6 मार्क लाने की ताकत रखता है आउट ऑफ 10 ऑन एन एवरेज। ये परफॉर्मेंस है तेरी क्लास का। अगर ये सही लग रहा है तो गो हेड, अगर इसको बढ़ाना चाहता है तो और मेहनत कर, अगर कम तो डेफिनेटली नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो यस गाइज, ये आपको देखो एक हेल्प करता है जजमेंट लेने के लिए, यार 6 आउट ऑफ 10 ये कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में सही है कि नहीं, मेरे को ज़्यादा रिजल्ट लाना पड़ेगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ेगा, है ना। तो मुझे एक डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा। तो गाइज ये हुआ आपका सिंपल एवरेज। अब अगर मुझे देखना है सिंपल एवरेज, ये मैंने मीन देखा था फॉर इंडिविजुअल सीरीज, राइट। अब अगर वही मीन मुझे देखना है अगले डेटा के लिए, अगला डेटा मैंने क्या देखा था, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चीज़ भी हमने थोड़ी बहुत तो देखी थी पिछले वाले लेक्चर में, फर्स्ट वाले लेक्चर में, जहाँ पे आपको डेटा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया होता है ना, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया होता है। सो मान लो डेटा अगर आपको इस तरह से दिया है गाइस कि x और f, ये x तो पिछली इंडिविजुअल सीरीज में भी था, हाँ, बट वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, फ्रीक्वेंसी अब यहाँ से आई। अब यार जब भी अनग्रुप्ड होगा ना तो यहाँ पे x आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, जैसे कि 2 4 6 8 10, फ्रीक्वेंसी दे दी 2 1 5 6 3। अब पता है यहाँ पे मीन निकालने का यानी एक्स बार निकालने का फॉर्मूला हो जाता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, यानी कि गाइस अब अगेन आपको पता है समेशन का मतलब क्या होता है, सम। तो किस किस का सम चाहिए आपको, सम चाहिए सबसे पहले तो देखो डिनोमिनेटर में चाहिए एफ का। अब एफ का कॉलम तो मेरे पास है, डायरेक्ट इसका सम ले लो। एफ का कॉलम मेरे पास है, डायरेक्ट इसका सम ले लो। ये कितना है, 5 और 6 11, 11 और 4 15 17 बराबर, ये सम आ गया गाइज 17। अब समेशन एफ यानी डिनोमिनेटर तो सॉर्टेड है, डिनोमिनेटर तो मुझे मिल गया कि पूरे एफ का समेशन है ना, जैसे कि पिछले एग्जांपल में क्या था, समेशन एक्स था, तो उसमें हमने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट थे वो सारे एक्स थे, उन सबको ऐड किया था। इस बार हमें क्या दिख रहा है, इस बार हमें दिख रहा है समेशन ऑफ एफ डिनोमिनेटर में, तो एफ का कॉलम मेरे पास है, उसको समेशन ले लिया। गाइज अब अगला कॉलम मुझे क्या दिख रहा है, अगला कॉलम मुझे दिख रहा है समेशन ऑफ एफ एक्स। अच्छा, मेजोरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सर ये देखो समेशन एफ हमारा आ चुका है, इंटू एक्स कर लेना है क्या, आप कौन सा एक्स करे, मतलब समेशन एफ 17 इंटू 2 17 इंटू 4, नहीं गाइज ये समेशन जो है ना ये पूरे एफ एक्स का है, मतलब एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। जैसे आपको एक्स का समेशन बोला होता है तो आप एक्स के सारे वैल्यूज को ऐड करते हो, जब आपको f का समेशन बोला था तो आपने f के सारे वैल्यूज को ऐड किया। तो पता है इस बार जो समेशन दिया है आपको वो समेशन है f इंटू एक्स, इस पूरे टर्म का समेशन है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो लेकिन x अलग से है, f अलग से है, दोनों साथ में है ही नहीं। अरे तो नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ। तो आपको यहाँ पे अब एक काम करना पड़ेगा, एफ एक्स का ये तो क्वेश्चन आपको देगा, लेकिन आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करने के लिए समेशन एफ निकालना है, निकाल लिया, साथ में समेशन ऑफ एफ एक्स भी निकालना है, यानी एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ अलग है एक्स अलग है, दोनों को एक कर दो थ्रू मल्टीप्लीकेशन, और ये कॉलम कहलाएगा एफ इंटू एक्स। यानी देखो हर इंडिविजुअल एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो, रिस्पेक्टिव एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो, यानी पहले को पहले से ही, दूसरे को दूसरे से ही, सो ऑन। तो गाइस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 4 4, 5 इंटू 6 30, 8 इंटू 6 48 एंड 10 इंटू 3 30। दैट्स इट गाइज, ये हुआ मेरा समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब ये एफ एक्स का कॉलम बनाया है। तो जैसे समेशन ऑफ एफ के लिए सारे एलिमेंट को ऐड किया, अब समेशन ऑफ एफ एक्स के लिए गाइज इस पूरे कॉलम के समेशन के लिए ये सारे आइटम को ऐड कर दो, जो कितना हुआ 30 30 60 एंड 48 108 प्लस 8 116, 116 और खत्म गाइज। ये मिला आपको इस एफ एक्स का समेशन, जो हम कहलाएगा समेशन एफ एक्स। ये मिला आपको एफ का समेशन, जो हो गया समेशन एफ, और बस यहाँ वैल्यू रख दो, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो समेशन ऑफ एफ एक्स आया 116 एंड समेशन ऑफ एफ है 17, बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा गाइज। तो जहाँ कैलकुलेटर अलाउड है वहाँ आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, जहाँ नहीं वहाँ आपको टेबल्स बाय हार्ट होना ज़रूरी है, कम से कम 1 से 30 तक, 1 से लेकर 30 तक। गाइज अगर अपना मैथ्स इंप्रूव करना चाहते हो ना तो 1 से लेकर 30 तक टेबल को बाय हार्ट करना शुरू करो, बहुत काम आते हैं आपका। इनफैक्ट कैलकुलेटर जहाँ अलाउड है वहाँ पर भी छोटी छोटी बातों के लिए कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं, वो टाइम वेस्ट करता है। तो डायरेक्ट 17 अब आपको लेना है तो आपकी मर्जी, बट ऐसी एग्जाम जहाँ कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है वहाँ पे आपको डेफिनेटली ओरली करना होगा। तो 17 क्या हुआ 6,102 है ना, तो बचा कितना 14, 14 पे 0 कैरी किया, 17 8,136, फिर 4 पे 0, 17 2,000, तो 6.82 समथिंग समथिंग, कम से कम 2 डेसिमल तक लो, 2 डेसिमल तक लो, तो 6.82 समथिंग समथिंग, तो 6.82 पे हम रुक गए। ये हुआ गाइज मीन फॉर दिस डेटा, और विच डेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमें मिल चुका है। एंड गाइज अब मुझे बताओ, इंडिविजुअल हो गया, अनग्रुप हो गया, तीन ही टाइप का डेटा देखा था, तो तीसरा कौन सा, तीसरा आएगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कम ऑन गाइज, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें भी फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है, इसमें भी पता है फॉर्मूला क्या है एक्स बार का, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये है वो फॉर्मूला।
तो सर सेम ही है, यस, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, यानी जो आपने पिछले अनग्रुप में देखा था ना वही, नीचे समेशन एफ यानी एफ के कॉलम का समेशन और ऊपर क्या है एफ एक्स के कॉलम का समेशन। तो उसके लिए आपको पहले एफ इंटू एक्स बनाना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, आपने पिछले क्लास में देखा है कि इसमें डेटा किस टाइप का आता है। यहाँ पे आपको क्लासेस दी जाती है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है। सो मान लो मैं क्लासेस दे रहा हूँ आपको 0 to 20, 22। देखो कंटिन्यूस क्लासेस क्या होती है, डिसकंटिन्यूस क्लासेस क्या होती है, ये सब हमने पिछली क्लास में देखा था। तो ये देख के तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये कंटिन्यूस टाइप ऑफ क्लास है ना, ये कंटिन्यूस टाइप ऑफ क्लास है। और मैंने ये भी कहा था स्टैटिस्टिक्स में आगे आप जितने भी टूल्स देखोगे उसके लिए क्लासेस का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। वो सारे टूल्स जो डिराइव हुए हैं वो कंटिन्यूस क्लासेस के लिए हुए हैं। तो बाई चांस अगर डिसकंटिन्यूस दिया है तो उसको कंटिन्यूस करना होगा। वो कैसे करते हैं मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक बार भूल गए होंगे तो रिवाइज कर लेना। अदरवाइज आने वाले दिनों में हमें जो एग्जाम्पल आएंगे, बहुत बार डिसकंटिन्यूस के भी एग्जाम्पल आने वाले हैं, तो उसको मैं कंटिन्यूस करके दिखाऊंगा ये आपको, डोंट वरी। तो यहाँ तो कंटिन्यूस है ना। कंटिन्यूस मतलब क्या, पिछला जो हमारा लोअर, हमेशा यहाँ पे गाइज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा हमेशा किस फॉर्म में दिया होता है, क्लासेस। क्लासेस यानी एक रेंज है 0 to 20, 20 to 40। तो गाइज ये जो लेफ्ट साइड की रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ये है अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो पिछली क्लास का जो अपर लिमिट होता है वही अगली क्लास का अगर लोअर लिमिट है, पिछली क्लास का जो अपर लिमिट होता है वही अगली क्लास का अगर लोअर लिमिट है। देखो पिछली क्लास 20 पे खत्म, अगली 20 पे शुरू, पिछली क्लास 40 पे खत्म, अगली 40 पे शुरू। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, राइट। ये हमने देखा था पिछली क्लास में। अब देखो इन सब की आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, बराबर। तो इन सब की फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। तो मैं एक बार ये वापस अच्छे से लिख देता हूँ, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80। बाकी तो है 80 to 100। सो गाइज अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दे दी है, मान लो ये 12, ये 3, ये 5, ये 8, ये 7। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई मुझे मीन यानी एक्स बार निकाल के बताओ। अब एक्स बार निकालने का अगेन आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ अपॉन समेशन एफ एक्स। अब समेशन एफ तो आपके लिए बहुत आसान है यार, बच्चों वाला काम है। समेशन एफ आप कैसे निकाल लोगे, आप बोलोगे अरे सर कितना आसान है, ये रहा एफ का कॉलम, इन सबको ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही। 12 और 3 15 और 20 और 15 35, राइट। 15 20 एंड 15 35, ये हो गया हमारा समेशन एफ। नाउ नेक्स्ट आया समेशन एफ एक्स। तो गाइज एफ आपके पास अलग से है, पर एक्स कहाँ है अलग से, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी जो आपने पिछली एग्जांपल में देखा वहां पे आपके पास एक्स अलग से था, यहाँ पे आपके पास एक्स अलग से है ही नहीं। तो अगर आपके पास एक्स अलग से नहीं है तो फिर क्या करे, अरे कोई टेंशन नहीं, अगर पिछला क्लास रिवाइज करके आए होंगे तो मैंने वहां बताया है, वहां मैंने बताया है कि वो एक्स कैसे निकाला जाता है। वो एक्स होता है दरअसल मीड वैल्यू ऑफ द क्लास। ये जो क्लासेस आपको दिया है ना, ये जो क्लासेस आपको दिए है दोस्तों, इनकी मिड वैल्यूज, इनकी मिड वैल्यू। अब 0 to 20 की मिड वैल्यू तो बच्चा भी बता देगा कि सर 10 होता है, 20 to 40 की मिड वैल्यू 30 होती है, यानी मिड वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट बीच की वैल्यू। तो 0 to 10 रेंज के एग्जैक्ट बीच में कौन है 10, 20 से 40 रेंज के एग्जैक्ट बीच में कौन है 30। अच्छा ये तो खैर आपको ये आंखों से दिख रहा है इसलिए, अदरवाइज मिड वैल्यू है ना, मिड वैल्यू निकालने का मैंने फॉर्मूला तक बताया है। मिड वैल्यू मतलब ही एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। याद आया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मतलब आपको जिस भी क्लास का मिड वैल्यू निकालना है, जिस भी क्लास के लिए एक्स निकालना है, मिड वैल्यू बोलो या एक्स बोलो, वन एंड द सेम थिंग, उन दोनों लिमिट का लोअर और अपर का एडिशन अपॉन 2। देख लो यहाँ पे 0 और 20 का एडिशन 20 अपॉन 2 बराबर 10 आया, 20 और 40 का एडिशन 60 अपॉन 2 बराबर 30 आया, 40 और 60 का एडिशन 100 अपॉन 2 50 आ जाएगा। और वैसे भी हमें पता है 40 और 60 की मिड वैल्यू 50 ही होती है, 60 और 80 की मिड वैल्यू 70 होती है। चाहे तो देख लो 70 और 80 उस फॉर्मूला में लोअर लिमिट है इसका 60, अपर लिमिट है 80 अपॉन 2, तो 140 अपॉन 2 70 आया। चमक रहा है गाइस, चमक रहा है। और बस 80 और 100 की भी इसी तरह 90 आ जाएगी। और एक बार आपके पास x आ गया, f आ गया, तो ये तो बिल्कुल अब पिछली क्वेश्चन की तरह बन गया ना, फॉर्मूला भी वही है। बस कमी किस बात की थी कि यार हमें जो क्लासेस दिए वो हमें क्लासेस के फॉर्म में डेटा दिया है, x नहीं दिया है। बट पहले तो चेक कर लो क्लासेस कंटिन्यूअस है, तो उससे अब x कैसे निकालना है हमें पता है, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास हमने निकाल ली। और मिड वैल्यू अगर हमें मिल गई है यानी कि x मिल गया है, f दे दिया है, उसके बाद हमें बस एक कॉलम बनाना है एफ एक्स, क्योंकि ये समेशन तो मेरे पास आ चुकी है। समेशन f कितना आया है 35, लेकिन अगर ऊपर की समेशन मुझे चाहिए तो f इंटू एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा और उसका समेशन लेना होगा।
तो ये रहा f, ये रहा मिड वैल्यू x, मल्टीप्लाई कर लो 12 इंटू 10 रिस्पेक्टिव एलिमेंट, पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा, 55 250 78 560 97 630, और इस कॉलम का समेशन ले लो, ये हुआ 0 2 और 9 11 11 और 11 22 24 सॉरी 25, 2 कैरियर 2 3 4 5 5 और 5 10 16 1650 गाइस। एक बार फिर से चेक कर लेना, 1650 मिला समेशन एफ एक्स, 35 है समेशन एफ। अगर आपके पास कैलकुलेटर डायरेक्ट करो, ओरली करना चाहते हो, 35 का टेबल नहीं पता तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, सिंप्लीफाई करो। मुझे बताओ, मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 7 जार 5 3 जार 5 3 जार 5 3 0, सो गाइस 330/7 आया। 5 से डिवाइड किया 330/7, अब 7 का टेबल तो आपको आता ही है, तो 7 4 जार 28, 5 पे 0 7 7 जार 49, 1 पे 0 7 1 जार 3 पे 0, तो यार 47.14 समथिंग समथिंग समथिंग, 2 डेसिमल तक ले लो, दिस इज योर आंसर। बस ये इतने कॉलम आपको बनाने पड़े। ये तो क्वेश्चन था, आपको कौन सा कॉलम बनाना पड़ा, सबसे पहले मिड वैल्यू वाला और बाद में एफ एक्स वाला, दैट्स इट। सो गाइज ये होता है मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपने क्या सीखा, इंडिविजुअल सीरीज में आपने सिंपली सीखा ये फॉर्मूला, जो भी वैल्यूज है वो सारी एक्स है, समेशन एक्स अपॉन एन, सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद अनग्रुप और ग्रुप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, लेकिन यहाँ पे मैटर करेगा कि डेटा अगर आपको अनग्रुप है तो डायरेक्ट एक्स और एफ दिया है, आपको बस एक कॉलम निकालना है, एफ इंटू एक्स। ये समेशन जो भी आएगा न्यूमरेटर में, एफ का समेशन डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेना। लेकिन ग्रुप डेटा में गाइस आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, तो उससे एक्स कैसे निकाला जाता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू डायरेक्ट आंखों से दिख रही तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये रहा फॉर्मूला, दोनों लिमिट का एडिशन अपॉन 2, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट क्लास में की है। डन। सो ये एफ मिल गया, ये एक्स मिल गया, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स का कॉलम मिला। सो गाइज ये पूरा एफ एक्स का टोटल फिर से कहाँ रख दो, न्यूमरेटर में, सेम फॉर्मूला है। एफ का टोटल जो भी आया है वो डिनोमिनेटर में रख दो और डिवाइड करने पे आंसर आ गया, दैट्स इट। सो गाइज ये था मीन फॉर इंडिविजुअल, अनग्रुप और ग्रुप, है ना। अब अगली क्लास में थोड़े से मीन के 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये जो अब आप बोलोगे सर ये वैल्यूज अगर बहुत बढ़िया है तो काफ़ी कैलकुलेटिव होगा, तो कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो, हालांकि नहीं है तो भी गाइज इसको, इस कैलकुलेशन को और आसान करने का इसी फॉर्मूला का एक अलग वर्जन है। जैसे ये फॉर्मूला को बोला जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट मेथड। पता है इसमें डेविएशन एक मेथड है और स्टेप डेविएशन भी मेथड है, जो आपकी कैलकुलेशन को और छोटा करेगी। जितनी ये वैल्यूज बड़ी बड़ी है उतना आपको वो डेविएशन और स्टेप डेविएशन का यूज करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो स्टेप डेविएशन यूज़ करेंगे, मॉडरेट है तो डेविएशन यूज़ करेंगे, और ऐसी छोटी छोटी है तो डायरेक्ट से भी आएगा। और तीनों से आंसर रत्ती भर भी अलग नहीं आएगा गाइज। मैं चाहे तो एक क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्लास में मैं तीनों मेथड आपको करके दिखाऊंगा, तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन पे, और आप देखोगे कि तीनों से डिक्टो सेम आंसर आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको तीनों मेथड एक साथ में करके दिखाऊंगा। और ये जनरली कब यूज़ होता है, ग्रुप डेटा में, क्योंकि ग्रुप डेटा में वैल्यूज़ काफ़ी बढ़ जाती है ना, मिड वैल्यू। और आपको पता ही है इंडिविजुअल सीरीज, वैसे आपने पिछली क्लास में सीखा है, इंडिविजुअल सीरीज जब डेटा वास्ट होता नहीं तब यूज़ होता है, जब मॉडरेट होता है अनग्रुप यूज़ होता है, लेकिन जब डेटा बहुत यूज होता है तब ग्रुप यूज़ होता है ना। तो ग्रुप जब आएगा तो डेटा हो सकता है ह्यूज हो, कैलकुलेशन ज़्यादा हो, तब हम इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, तीनों से आंसर सेम आएगा। मेरा काम है आपको तीनों मेथड सिखाना, बाकी मर्जी आपकी, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर वो तीनों मेथड देखने के बाद कुछ एग्जांपल लेंगे, और फिर हम बाद में मीडियन को भी सीखेंगे, मोड को भी सीखेंगे, और एंड में करेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।